नरेंद्र दामोदर दास मोदी। स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मोदी सरकार अपने 6 साल पूरे कर रही है, यानी कि मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा होने जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से देश के अहम मुद्दों में शामिल रही है, जिसको लेकर वक्त वक्त पर सरकारें काम करती रही हैं। फिर चाहे वो उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात हो, उनकी आर्थिक सिक्योरिटी की बात हो। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भी कई बार संसद से लेकर अपने भाषणों तक में महिला सशक्तिकरण की बात कही है। लेकिन इन कोशिशों से महिलाओं के प्रति अपराध और उनकी सामाजिक स्थिति में कितना बदलाव आया है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी से हमारे साथ दीप्ति रावत हैं, इसके अलावा कांग्रेस से आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर में हमें इंतजार है अपर्णा यादव, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगी। लेकिन दो विशेष मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, दीप्ति रावत और आराधना मिश्रा। तो मेरा पहला सवाल दीप्ति रावत जी आपसे ही है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल जो दूसरा 2.0 कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा कर रही है। कुल मिलाकर 5+1 6 साल हो चुके हैं। महिलाओं की बात प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से करते हैं, फिर चाहे वो उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, उनके सैनिटेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, देश की आधी आबादी और उनके अधिकारों को लेकर, यहां तक कि उनकी कैबिनेट को भी देखा जाए तो वहां भी उन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन आज के दौर में बीते 6 साल में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या काम मोदी सरकार की तरफ से हुए हैं, क्या उपलब्धियां इस नजरिए से अब तक? देखिए, महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने बहुत हम लोगों ने काम किए हैं और मैं कहूँगी कि प्रदेश सरकार ने भी जिस तरीके से हमने महिलाओं के जो SHGs हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको बिना ब्याज के ऋण देने की बात कही, उनको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनको कैसे मिले, कैसे एम्पावर होंगी। हम बातें तो सब करते हैं, आज़ादी से कर रहे हैं, महिलाओं की एम्पावरमेंट की, हम वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ 8 मार्च को बात करते हैं। मुझे बहुत इस बात के लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने इस विषय को आपने अदर देन 8 मार्च, जिसको हम विमेंस इंटरनेशनल डे मनाते हैं, उसके अलावा भी आपने इस मुद्दे को रखा अपनी डिबेट में। इसके लिए आप का चैनल और आप, मुझे लगता है, काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि ये मुद्दा मुझे लगता है कि सिर्फ 8 मार्च और मार्च के ही आसपास घूमता रहता है, उसके अलावा हमें पूरे साल इस मुद्दे पर याद नहीं आती है। लेकिन महिलाओं की तरक्की के बगैर ना तो कोई समाज आगे बढ़ सकता है, ना किसी समाज की तरक्की हो सकती है, और जाहिर सी बात है किसी देश की भी तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके मुद्दों की हमेशा बात होनी चाहिए। जो भी सरकारें जब चुनाव में जा रही होती हैं तो मुद्दों की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। तो ऐसे में बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा क्या कुछ रहा महिलाओं के लिए, दीप्ति रावत, जो पूरा किया है मोदी सरकार ने? देखिए, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि हम मोदी सरकार इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सजग है कि किस तरीके से महिलाओं को सचमुच में एम्पावर किया जाए। केवल बात नहीं की जाए एम्पावरमेंट की, उन्हें सचमुच एम्पावर किया जाए। और वो एम्पावरमेंट शुरू होता है उनके डिसीजन मेकिंग से, जिस प्रकार से उनका एक अपलिफ्टमेंट हो, उनको एक कानून की एक बेसिक जो जानकारी है हमारे, मैं लॉ मिनिस्ट्री की अगर आपको बात कहूँ तो हमारी ऐसी हेल्पलाइंस हमने शुरू करी लॉ मिनिस्ट्री में, जिसमें कि वो एक फ्री एक जो एडवाइस है, लीगल एडवाइस है, वो ले सकती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एक छोटे छोटे मुद्दे, आपके डोमेस्टिक वायलेंस है या वर्क प्लेस पे आपके साथ अगर कोई गलत चीज़ होती है तो आपके पता ही नहीं है, आपको एक छोटे मोटे लॉज भी नहीं पता है, तो वो किस तरीके से आप उसको आप टैकल कर सकते हैं, उसके लिए सरकार ने, लॉ मिनिस्ट्री ने एक फ्री हेल्पलाइन महिलाओं के लिए चलाई। उसके अलावा मैंने आपको कहा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, एम्पावरमेंट के लिए SHGs को हमने यहाँ पर फ्री लोनिंग, मतलब लोन दिया, और वो भी बिना आसान शर्तों पर लोन, ताकि वो स्वावलंबी बन सके। उसमें बहुत महिलाओं ने, तो ठीक है, आपने उनको इकोनॉमिकली मजबूत करने पर जोर दिया, उनकी लीगल हेल्प करने के लिए आपकी पार्टी आगे आई। लेकिन आराधना मिश्रा, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं दीप्ति रावत जिस बात को कह रही हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, फिर चाहे वो 3 तलाक की बात हो, जाति धर्म वोट बैंक से ऊपर उठ के इनके फैसले रहे, इसे हमेशा बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है? आस्था जी, सबसे पहले तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि आज अगर मोदी सरकार अपने आप को महिलाओं के प्रति संवेदनशील मानती है
तो 33% आरक्षण जो महिलाओं का सदन में और विधानसभाओं में होने का जो बिल है, जब ये यूपीए के समय आदरणीय सोनिया गांधी जी लेकर आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और 6 साल बीत गए, आज तक वो बिल क्यों नहीं पारित हो पाया? इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इच्छा शक्ति है और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है, महिलाओं की भागीदारी की बात करती है, तो सबसे पहले तो लाना चाहिए था उनको ये बिल 33% आरक्षण का। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़, आज जो लॉकडाउन हुआ और जो कोविड-19 की लड़ाई में पूरा देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, हमारी साथी उत्तराखंड में है, वो भी देख रही हैं, हम उत्तर प्रदेश में हम भी देख रहे हैं। आप इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि इस लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर आए, इसमें सबसे ज़्यादा सभी प्रताड़ित हुए, पर सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हुई। अभी वो दर्द, एक हृदय विदारक दृश्य हम सब लोगों ने 2 दिन टीवी पे देखा, जहां एक महिला बिल्कुल जो ट्रेन में 4 दिन से सफर कर रही थी अपने छोटे से 2.5 साल के बच्चे को लेकर के, और वो उसकी मौत हो जाती है ट्रेन में, और वो उसकी लाश को, और वो ट्रेन चली कहां से थी? गुजरात से चली थी और बिहार जा रही थी। बिहार में उसको स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, जमीन पर उसको उसकी शव को इस तरह से लेटा दिया गया, उसके ऊपर एक मैली सी चादर जो उसी के सामान की थी वो डाल दी गई। जरूरी मुद्दा आप उठा रही हैं आराधना मिश्रा, जरूरी मुद्दा प्रवासियों का आप उठा रही हैं आराधना मिश्रा, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हम महिला और पुरुष में कैटेगराइज नहीं कर सकते। उनके लिए हर सुविधा मिलनी चाहिए, इस बात को पूरा देश कह रहा है। और ऐसी हृदय विदारक तस्वीरें जब सामने आती हैं तो सबको दुख होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर सवाल पूछा है। दीप्ति रावत, हालांकि मैंने सवाल आपसे 3 तलाक पर किया था आराधना मिश्रा, लेकिन अब आप लॉकडाउन और सुविधाओं पर ले आई हैं, तो दीप्ति रावत से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, ये इस तरीके की जो भी हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, चाहे जो हमारे जो लेबर्स हैं उनके ट्रैवल करते हुए, चलते हुए, साइकिल पर जाते हुए, या इस तरह की बहुत ही हृदय को मैं कहती हूँ मतलब बहुत ही दुख देने वाली जो तस्वीरें हैं वो जब सामने आती हैं तो इनको देखकर सबको दुख आता है, मतलब सबको दुख होता है इनको देखकर। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जिस प्रकार से कोविड-19 को और इस देश में जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, उस देश में जिस प्रकार से हमने इसको टैकल किया, जिस प्रकार से सरकार ने इसको हैंडल किया, आप ये देखिए कि अमेरिका जैसे देश में 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन में क्या हुआ है वो भी हमें मालूम है। यूपी आप देखें, यूरोप में किस तरीके से लाखों लोगों की मौतें हो गई, वो भी हमें मालूम है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है कि लॉकडाउन करने में देरी हुई। नहीं करते। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि लॉकडाउन करने में देरी हुई। मैं आपसे यही, हाँ जी कहिए बात। देखिए, कहीं पर ये कहना है देरी हुई और कहीं पर ये कहना है कि जल्दी हो गया। मतलब वो तो कुछ, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए, वो तो एक सिंडिकेट है झूठ बोलने का। आप देखिए उत्तराखंड में, यहाँ पर मैं कोई और एक मुद्दा आपसे कह रही हूँ कि यहाँ फॉरेस्ट में कहीं आग ऐसी लगी नहीं है कि बहुत कोई मेजर आग हो। झूठी चाइना की तस्वीरें उनके बड़े बड़े नेता जो हैं, जतिन प्रसाद जैसे, वो अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तराखंड में इतनी भीषण फॉरेस्ट में आग लग गई है, वन अग्नि हो गई है। तो ये तो झूठी खबरें हैं। तो मतलब झूठ प्रोपेगेट कर रहा है विपक्ष, आप ये कहना चाहती हैं। चलिए, ये सवाल उठा है, ये सवाल कहीं खो ना जाए। दीप्ति रावत, ये सवाल कहीं खो ना जाए, इसका जवाब आराधना मिश्रा से ले लेते हैं। आराधना जी, क्या कोई सोच समझ के झूठ फैलाया जा रहा है यहाँ? चाहे जंगल की आग की बात हो या फिर लॉकडाउन को लेकर विपक्ष की रणनीति की बात हो, क्या कोई सजेशन अभी तक विपक्ष दे पाया है सरकार को? मैं आस्था जी आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी बातें कही हैं वो पूरे तथ्यों के साथ कही और पूरे आधिकारिक तौर पर मैं भी आपसे कह रही हूं। क्या इस बात से झुठलाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर महिलाओं के प्रसव हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, सड़क पे चलते चलते? ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं, पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। क्या हमने ये नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाएं, एक लड़की, छोटी लड़की अपने पिता को साइकिल पे बैठा करके हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए वो बिहार अपने पिता को बैठा करके पहुंची, क्या ये तस्वीरें झूठी हैं?
क्या हमने नहीं देखा कि भूख के कारण 8 मौतें हो चुकी हैं आज रेलवे में, क्योंकि उनको ये तस्वीरें खाना नहीं समय से मिला। किसी ने नहीं तो कहा। मैं ये कहूंगी कि आज ये इसका स्पष्ट है, सॉल्यूशन सबके अगर आपके सामने पास है, है अगर तो जवाब दीजिए, देना है। सरकार को और दीजिए। जहां तक राज्य मंत्री है आराधना मिश्रा, दीप्ति रावत ये कह रही हैं कि ये हृदय विदारक तस्वीरें सबने देखी हैं, बतौर विपक्ष आप उसको उठा भी रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन आपके पास है? तरीका क्या होना चाहिए? जिस लॉकडाउन की प्लानिंग की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आखिर उसका सही मायने में अर्थ क्या है? क्या सजेशन विपक्ष देना चाहेगा? क्योंकि ये मुसीबत की घड़ी है और सरकार भी कह रही है सबको मिलजुल करके काम करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या प्लान या फॉरवर्ड प्लान कांग्रेस पार्टी देना चाहती है लॉकडाउन के लिए आगे सरकार को? मुझे ये बताइए आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब ये कोविड-19 की चुनौती आई थी तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारी CWC ने एक पास करा था कि हम सरकार के साथ, चाहे केंद्र में या राज्य में, हम सरकार के साथ इस संघर्ष में साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये स्पष्ट है। सॉल्यूशन, जब उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे थे तो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि हम 1000 बसें देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, ताकि ये मजदूर जो सड़क पर बदहाल चल रहे हैं, इनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, इनके पास कोई साधन नहीं पहुंचने का, तो मतलब आप मदद करना चाहते थे? 1000 बसें आपने भेजी, वो मदद प्रदेश सरकार ने नहीं ली। मैं सवाल पूरा कर देती हूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, मुद्दे और भी मुझे बीच में लाने। आराधना जी, मैं आपका संदर्भ समझ गई, दीप्ति रावत इसका जवाब दीजिए कि अगर 1000 बसें जो भेजी गई, चलिए मान लिया कुछ नंबर्स जो थे वो 2 व्हीलर्स के या फिर कुछ ऐसी बसें थी जो पूरी तरह से जिनको बीमार की कैटेगरी में रखा जाता है, तो जितनी ठीक थी, क्या उनकी मदद नहीं ली जा सकती थी? इस पर राजनीति क्यों हुई? ये दोनों दलों के लिए सवाल है, राजनीति क्यों हुई? देखिए, राजनीति आप ये बताइए इसलिए हुई क्योंकि यूपी में इनको बसें देना याद आया, लेकिन जो मजदूर राजस्थान से भेजने थे और जो मजदूर बाकी स्टेट्स जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ से भेजने थे, उनको ये किसी भी तरीके से भेज रहे हैं, उनको ये ट्रक में बिठा कर भेज रहे हैं। जो एक्सीडेंट के मामले हमारे सामने आए हैं वो राजस्थान से आए हुए मजदूर थे और वो ट्रक में आ रहे हैं जिसमें कि उनको नहीं आना चाहिए था। तो इस प्रकार की चीज़ों में राजनीति करना ठीक नहीं है। जो आपके अपने स्टेट्स हैं जहाँ पर ममता बनर्जी है, जहाँ महाराष्ट्र में देखिए कि क्या हाल है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैं कहूँगी कि लगभग 500 ऑलमोस्ट 487 ट्रेन्स हैं जिनको योगी जी ने अलाउ किया अपने पास स्टेट में आने के लिए। लेकिन आप देखिए बाकी स्टेट्स को देखिए, उन्होंने ट्रेन्स को अपने यहाँ आना ही अलाउ नहीं किया। आप देखिए प्रवासी मजदूर किस तरीके से पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वो स्टेट्स की जिम्मेदारी है। तो ये अपने स्टेट्स में तो अपनी जिम्मेदारी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर इनको सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर आप मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर राजनीति करने का, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर राजनीति करने का, तो आखिर किसने कितनी राजनीति की है? क्या इसको भी मापा जा सकता है? थोड़ी देर में हमारे साथ अपर्णा यादव जुड़ी हुई हैं और एक तटस्थ राय के लिए हम उनके पास जाएंगे, लेकिन आराधना मिश्रा से एक सवाल मेरा है उससे पहले। आराधना जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी तो लॉकडाउन को एक फिल्म भी कह रहे हैं, पिक्चर की तरह है, आगे के लिए प्लान पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन जब कहती है सरकार कि आप हमें दे दीजिए, तो उसको लेकर भी अभी तक कोई ठोस जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। लेकिन राहुल और प्रियंका बार बार कह रहे हैं कि मां रो रही है, मां की आंखों में आंसू हैं। तो आखिर कौन है ये मां, या केवल विपक्ष जो है वो बयानबाजी ही करता नजर आएगा? मैं ज़रा आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। लगातार अगर आपको याद हो कि राहुल गांधी जी ने सबसे पहले विपक्ष के जिम्मेदार सदस्य के होने के नाते उन्होंने ये कहा था मोदी जी से कि जब किसी का ध्यान नहीं गया था तब उन्होंने कहा था कि कोविड-19 की दस्तक देश में हो रही है, प्रधानमंत्री जी इसको गंभीरता से लिया जाए। उस वक्त केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया था। अगर उस वक्त सरकार सचेत हो जाती तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं होती। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उनके साथ थी। हमने सोचा था सरकार की पूरी तैयारी होगी, पर आज हम लॉकडाउन 4 समाप्त होने को है, पर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बदहाली। आज रेलवे के ऊपर अगर आप निगाह दौड़ाइए, केवल 1000 से कुछ अधिक
ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन का जो सवाल है उसकी तरफ से कांग्रेस पार्टी जो जवाब देती है उसमें भी सवाल ही सामने आते हैं और सवाल राजनीति करने के। वही आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। आप दोनों जुड़े रहिए। इस बीच में अपर्णा यादव हमारे साथ जुड़ गया। आराधना मिश्रा आपके पास लौटेंगे हम। अपर्णा यादव हमारे साथ थोड़ा देर से पैच हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं उनसे उम्मीद करती हूं कि एक तटस्थ जवाब या पक्ष वो देंगी। तो आराधना जी, ये पूरा जो लॉकडाउन का फेज है, प्रवासी मजदूरों की जो बदहाली है, चाहे वो बस पॉलिटिक्स हो, तो आखिर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रही हैं। लेकिन तस्वीर लगभग साफ है, दोनों ने अपने अपने हिस्से की राजनीति की है। तो सवाल यहां पे बस यही बनता है, किसने ज्यादा की है, किसने कम की है? आपकी राय तटस्थ। देखिए, पहली बात तो इस विषय पे ये बड़ी एक कह सकते हैं शर्म का विषय है कि इस पे राजनीति हो क्यों रही है। श्रमिक हमारी जो इकोनॉमी है पूरी, उसका कुशन है और हमें सबसे सर्वप्रथम श्रमिकों का बहुत ध्यान रखना चाहिए था। इस पूरे लॉकडाउन में अगर सबसे ज़्यादा कोई अफेक्ट हुआ है तो वो श्रमिक, ये मजदूर हैं। इनकी ना रजिस्ट्री हुई है, ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना इनको खाने के लिए प्रॉपरली मिला है। ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सरकार की स्कीमें तो बहुत अच्छी आई हैं, चाहे वो लेबर लॉज में इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो यहाँ पे रिफॉर्म जो यूपी सरकार कर रही है, ये तो चलिए बहुत अच्छी है। पर जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन हो क्यों नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, इस पे कोई नहीं सवाल उठा रहा है, बस सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। मतलब तो आपके कहने का मतलब है चीजें कागजों पर है लेकिन ग्राउंड पर आते हवा हवाई हो जाती हैं। ग्राउंड पर आते हवा हवाई हो जाती हैं और सबसे बदहाल है मजदूर। आप देखिए कि कल ही की बात है, एक बच्चा अपनी माँ मजदूर को लाश उसकी जो है ढक रहा था, बहुत ही छोटा बच्चा था। ये मानवीय त्रासदी से कम नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इस पे राजनीति ना करके जो स्कीमें अच्छी लेके आई हैं सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको इस पे लागू करना चाहिए कि क्यों नहीं ये इसका जो भी कह लीजिए सरकारी का जो प्रकरण है या अफसर हैं या इस पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं इनको। इसका जवाब दीप्ति रावत से लेते हैं या इनको जो भी अपर्णा जी, इसका जवाब दीप्ति रावत से लेते हैं। दीप्ति जी, जैसा कह रही हैं अपर्णा यादव की स्कीमें तो अच्छी लेकर आई है, कुछ सरकार ने उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए अलग से जो है रूपरेखा भी तैयार की है, तो क्या वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही? मजदूर जो लौटे हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा? इनके रोजगार का क्या बंदोबस्त कर रही है सरकार? देखिए, इनका बंदोबस्त मैं आपको उत्तराखंड की सरकार का बताऊं कि यहाँ पे जो MSME डिपार्टमेंट है हमारा, जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, उन लोगों का, उनको ये निर्देश किया गया है कि किस तरीके से जो भी लोग बाहर से जो प्रवासी आए हैं वो उनको आसानी से उनको लोन मिल सके अगर वो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, और उनको जितनी भी स्कीम्स हैं जिससे वो अपना स्वरोजगार के काम वो शुरू कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ उन तक पहुंचाना और गांव-गांव में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये MSME डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए, अभी तो वो आए हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बाद ये भी सब चीजें एक इसमें समय लगता है, मतलब हो रहा है और सरकार इस चीज को कर रही है। तो मैं यही कह रही हूँ कि विपक्ष को बजाय कि आरोप लगाने के वो ये जो पॉजिटिव काम है इसमें सरकार का साथ दे। इसमें मैं कहूँगी कि जो BDOs हैं उनके साथ मिलकर, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ मिलकर जाएं गाँव-गाँव, बताएं ना लोगों को जो काम यहाँ पर बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है या जो सरकारी व्यक्ति जो काम कर रहा है या बाकी और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। आराधना मिश्रा जी से लेते हैं इंडिपेंडेंट, इस बात का जवाब दीप्ति रावत आराधना मिश्रा जी से लेते हैं। आराधना जी, मुसीबत की घड़ी में विपक्ष को साथ होना चाहिए, और आपने कहा भी कि जब ये कोविड काल शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी में इसी बात पर एकमत थी कि हम सरकार के साथ देंगे और कोरोना पर कम से कम कोई राजनीति नहीं होगी। तो अब जिस बात को दीप्ति रावत कह रही हैं कि सरकार जिस तरीके का काम कर रही है उसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए और नहीं तो सॉल्यूशन देना चाहिए, कहीं कमी खामी हो उसको बताना चाहिए, राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दीप्ति जी की बात से मैं सहमत हूँ कि हमें एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और हम निभा भी रहे हैं। जब हमने कोई सुझाव देने का प्रयास किया उसको राजनीतिकरण मान लिया गया। जब राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको कोरोना पे चर्चा करनी चाहिए, सदन खुला था पर इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे सुझाव आज तक कोई सर्वदलीय बैठक उत्तर प्रदेश में तो नहीं हुई,
केंद्र की भी मुझे जहाँ तक जानकारी कोई नहीं हुई। तो जब तक आप लोगों से पूछेंगे नहीं, आप लोगों की सलाह नहीं लेंगे, तो कैसे सलाह दे सकते? पत्र लिख करके लगातार हमने अपने मुख्यमंत्री जी को भी सचेत करने की कोशिश की कि ये सुझाव है। जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये यातना गृह बन गए हैं। वहाँ पे जिस तरह की बदहाली है, ना खाने को है, ना वहाँ पे स्वच्छता है, ना वहाँ पे पानी पीने को है, बिजली नहीं है। ये सारी सुझाव हम पत्र के माध्यम से उनको दे चुके हैं। कायदे से तो हमको सबको बैठ करके चर्चा करनी चाहिए थी। तो मतलब चर्चा के लिए आपको आमंत्रण नहीं मिला? चाहते हैं ये सवाल आप उठा रही हैं, ये सवाल आप उठा रही हैं। मैं यहाँ पर अपर्णा यादव को बीच में चर्चा के लिए नहीं, हमने ठीक है आराधना जी, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया। उसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए अपर्णा यादव जी को यहाँ पर ला रही हूँ। अपर्णा जी, क्या वाकई में एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, या इस महामारी के समय में विपक्ष से जो उम्मीद की जानी चाहिए जिस सकारात्मक रवैये की, वो आप देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि इस पूरे देश में मेरे हिसाब से 50 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं, और अगर 50 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं तो कितनी सरकारें आ गईं, कितनी सरकारें चली गईं, ये बात आप छोड़ दीजिए। बट इस सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि इनकी जो है गणना हो, और गणना अगर नहीं हुई है तो ये किसका फेलियर है? ये सरकार का फेलियर है, ये जो है प्रशासन का फेलियर है, ये किसका फेलियर है? क्योंकि आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने सबने अपनी अपनी तरफ से पहल करी है कि बसें ले लें, चाहे जो है उनको जो है किसी तरह से घर पहुंचाया जाए, क्योंकि इट इज़ अ बिग अमाउंट। जो नंबर्स हैं मजदूरों के, वो तो भाई हमें आपसे छुपे नहीं है कि करोड़ों की संख्या में है। तो मेरा एक सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार को, ये अपर्णा यादव की तरफ से पर्सनल एक सजेशन है कि 1% जो लेबर सेस लिया जाता है, उसमें अभी तक लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के पास 4000 करोड़ रुपए हैं। तो अभी भी देरी नहीं हुई है। इनको अगर हम तरीके से खर्च कर सकें इन मजदूरों की भलाई के लिए या इनको रीस्टैब्लिश करने के लिए, तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें कामयाब हो सकती है। और ये मेरा खुद का सजेशन है कि कम से कम जो ये पैसा, ये सेस लिया गया है अन्य लोगों से और लेबर्स के लिए ही लिया गया है, ये श्रम डिपार्टमेंट, मतलब कुल मिलाकर जो है वो लेबर्स के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। अपर्णा यादव जी, मैं यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगी। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े थे, और जिस रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी आपने सवाल उठाया, तो उन्होंने बताया कि 4 लाख से ज्यादा लेबर्स की जो है वो स्किल टेस्टिंग हो चुकी है, लगभग 15 लाख तक लेबर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने MSME के तहत करार भी कर लिया है, और कहा जा रहा है कि 11 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा, मतलब पहली खेप को। तो इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखिए, ये जितनी भी बातें कही गई हैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से, ये सराहनीय है और अनुकरणीय भी हैं, मगर ये सिर्फ मेरा एक मानना है कि ये सिर्फ कागजों पे ना रह जाए, इसका जो है अनुपालन भी कराया जाए। और अनुपालन कौन करेगा? ये अफसर करेंगे अनुपालन, जो कि सुन नहीं रहे हैं। कितनी सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि कोई भी सरकार में जो है सरकार के अफसर जो है सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कहाँ आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप ये देखिए ना कि RBI में कितनी सारी स्कीम्स है बैंक की जो श्रमिकों के लिए है। क्या उसमें किसी भी बैंक कर्मचारी ने ये बताया है? वो बातें पहुंच नहीं पा रही हैं। जो बुनियादी सवाल आपने शुरुआत में उठाया था अपर्णा यादव, कि सरकार स्कीम्स चलाती है, लाती है, लेकिन लोगों तक वो नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, मैं दीप्ति रावत के पास इस सवाल को ले जाऊंगी, आप बात नहीं, मेरी एक आप बात सुनिए। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि RBI की ये बाइंडिंग गाइडलाइन नहीं है, ये बाइंडिंग गाइडलाइन नहीं है। ये कहते हैं जब भी बैंक में कोई जाता है पूछने के लिए कि साहब हमारे लिए क्या स्कीमें हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पहले फलाना कागज लाओ, ढिमके कागज लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तो ये बाइंडिंग होनी चाहिए ना बैंक कर्मचारियों पर भी, और बैंक के लोगों को भी टारगेट देना चाहिए कि भाई आपने कितने लोगों को, ये श्रमिक को भाई ये स्कीम से लाभान्वित कराया मतलब है। सिस्टम को लचीला बनाने की जरूरत है। ठीक है, सिस्टम को लचीला बनाने की जरूरत है। और एक आम आदमी, या ये कह लीजिए कि एक देहाती आदमी भी यदि बैंक तक जाए अपनी भविष्य की संभावनाएं तलाशने, तो उसको बैठकर कोई अच्छे से समझाने वाला, बताने वाला होना चाहिए। ठीक है, दीप्ति रावत के पास अब इस सवाल को लिए चलते हैं। दीप्ति, प्रधानमंत्री मोदी भी इस तरह के स्टार्टअप्स के लिए जो सिंगल विंडो की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा जो पहले डॉक्यूमेंटेशन होता था, उन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। और जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की, और हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा है कि जो यूथ है वो जॉब गिवर बने, जॉब क्रिएटर बने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की वो बात करते हैं। लेकिन अपर्णा यादव जिस बात को कह रही हैं कि अधिकारी बहुत लापरवाह हैं, कागजों पे अच्छी स्कीम है,
लेकिन इसको इंप्लीमेंट कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स समिट गुजरात से शुरू हुआ, ये मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है और अब बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में भी ये होता है, इन्वेस्टर्स समिट होता है और जिस प्रदेश में इन्वेस्टर्स चाहें वहाँ जाके इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की कोशिश की है बाकी स्टेट्स ने भी, और उनको बहुत इजीली इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि वहाँ पर जॉब क्रिएट हो और युवाओं को रोजगार भी मिले और स्वरोजगार के भी जो एमएसएमईज के थ्रू जो हो सकता है वो इजी लोन और ये सब मुद्रा लोन की हमने बात की है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज मोदी जी ने एक काम और बहुत अच्छा किया है, जो एक गरीब व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास, जो श्रमिक की हम बात कर रहे हैं, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, उन्होंने जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। आज जो कांग्रेस के समय में हम कहते थे, राजीव गांधी खुद स्वयं कहते थे, इनके प्रधानमंत्री, कि 1 रुपए सेंटर से चलता है 15 पैसे पहुंचता है एक व्यक्ति के पास जो गांव में रह रहा है। आज वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से, मतलब जनधन खातों से कितना फायदा हुआ है, 1 रुपया उस व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जनधन खाते जो हैं वो बहुत अहम टूल बनकर उभरे हैं कि जो सरकार पैसा भेजती है वो सीधा गरीब तक पहुंचता है। बड़े पैमाने पर सरकार ने जनधन खातों को खोला भी है और हर तरफ इस बात की तारीफ भी हुई है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ये महिलाओं का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आगे भी देश और प्रदेश के मुद्दों पर इनसे चर्चा हम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा, चर्चा जारी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हमारे साथ विशिष्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। बीजेपी से दीप्ति रावत हमारे साथ हैं, आराधना मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा अपर्णा यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम ब्रेक से पहले चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर मौजूदा सरकार ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बीते 6 सालों में क्या कुछ किया है महिलाओं को लेकर, गरीबों को लेकर, देश को लेकर। दीप्ति रावत हमें बता रही थी कि किस तरह यूथ को जॉब देने के लिए या जॉब क्रिएटर बनाने के लिए सरकार ने जो है कॉन्क्लेव्स का बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किया है। गुजरात से शुरू हुआ, अब धीरे धीरे पूरे देशों में और प्रदेशों में बढ़ रहा है। लेकिन मैंने एक सवाल जो पूछा था, क्योंकि महिलाओं का पैनल है, डिबेट की शुरुआत में ही मैंने मोदी सरकार के जो महिलाओं को लेकर फैसले थे, 3 तलाक पर मैंने पूछा था। आराधना मिश्रा उस सवाल को टाल गई, लेकिन मैं अब आपसे सीधा सवाल ये करती हूं, 3 तलाक को लेकर जो जोखिम भरा फैसला मोदी सरकार ने लिया, कांग्रेस पार्टी क्या उसके साथ खड़ी है? देखिए, 3 तलाक के फैसले पर पार्टी का हमारा पक्ष एकदम स्पष्ट रहा है। हम महिलाओं के हक की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पर आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन महिलाओं को इस त्रासदी से जो निकलेंगी, उनके लिए, उनकी सामाजिक स्थिरता के लिए सरकार क्या प्लान है उनके पास, इसको तो स्पष्ट कर दे। जहां तक आपने दीप्ति जी के दूसरा सवाल का भी मैं जवाब दे दूं इसके साथ, उन्होंने कहा पर मैं लौटूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक बार 3 तलाक जो कि मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है आराधना जी, और मोदी सरकार इसको प्रचारित भी करती है कहकर कि हमने एक जोखिम भरा फैसला लिया बिना वोट बैंक, जाति, धर्म की परवाह किए बगैर। तो आपका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महिलाओं के हित में है, साथ में है, लेकिन जो त्रासदी से निकलेंगी उनके लिए अब आगे क्या है, उनके भविष्य को लेकर दीप्ति रावत यहाँ चिंता जता रही है कांग्रेस पार्टी। सामाजिक सुरक्षा जी, सोशल सिक्योरिटी। देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि क्या कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि ट्रिपल तलाक करके वो बिल्कुल असहाय हो जाएंगी महिलाएं, तो इसीलिए उनको ट्रिपल तलाक को सहकर बिल्कुल वहीं रहना चाहिए और ज़बरदस्ती कोई आपको नहीं रखना चाहे उसके बावजूद उसी घर में रहना चाहिए, या प्रताड़ित आपको कोई किसी भी वक्त बेघर कर दे, इस तरीके से आप रह सकते हैं? क्योंकि शायरा बानो जो केस है वो पुराना ही, शायरा बानो जो केस है वो पुराना ही है, वो आप ही के समय का केस है। जो गलत निर्णय लिए गए उस वक्त वो उसी समय लिए गए, उसी समय अगर सरकार उस टाइम कांग्रेस की जो सरकारें थी वो अगर ठीक से निर्णय लेती तो मुझे लगता है आज मोदी जी को ट्रिपल तलाक का फैसला बिल नहीं लाना पड़ता, ये बिल कब का आ चुका होता और ये आप ही के समय आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अब आया है। और महिलाओं को मेरा सवाल है बड़ा स्पष्ट है, उसका जवाब क्या दीजिए दे दें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाए।
दीप्ति रावत, आराधना जी कह रही हैं कि सवाल बहुत स्पष्ट मेरा है। सवाल का जवाब जी जी, एक बार फिर से पूछिए, क्लैरिटी से इस बार पूछिए कि किस तरह सोशल सिक्योरिटी और आगे कौन सारे चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी देख रही है। जो 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाएं, यदि किसी व्यक्ति से उनका तलाक होता है, उसके पति को सजा होती है, तो उन महिलाओं के लिए दिक्कतें आएंगी। थोड़ा और मैं चाहूंगी आप डिटेल में जाएं। नहीं, मेरा एक कांग्रेस पार्टी की सिर्फ जो चिंता है, और मेरी भी व्यक्तिगत रूप में, मैं भी एक लेजिस्लेचर हूँ और मैं भी इन त्रासदियों को देखती हूँ अपने क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। तो मैं ये एक चिंता है, ये मेरी ही नहीं, पूरे समाज की, इस समाज की भी चिंता है। उन महिलाओं का सोशल सिक्योरिटी का कुछ उल्लेख तो ये सरकार, मान लीजिए उनका तलाक हो जाता है, उसके बाद उन महिलाओं का क्या होगा? क्या कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है सरकार के पास? और नहीं है तो क्या सरकार उसको लाएगी, उसको जोड़ेगी, ताकि इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता बनी रहे? कोई ऐसे अमेंडमेंट्स करेगी कि इन महिलाओं को और मजबूती मिले? मेरा बड़ा मतलब उनकी सवाल है। आत्मनिर्भरता को लेकर, उनके जीविकोपार्जन को लेकर, आगे वो कैसे कमाएंगी, कैसे अपना परिवार पालेंगी, अगर ऐसी कष्टप्रद स्थिति का सामना करना पड़े तो उनके लिए क्या प्लान है, ये आप जानना चाहती हैं। उससे पहले मैं अपर्णा यादव के पास जाऊंगी। अपर्णा जी, क्या 3 तलाक से जुड़ा जो मुद्दा है, 3 तलाक से जुड़ा जो मुद्दा है, जिस बात को आराधना मिश्रा कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अब उनके भविष्य को लेकर चिंतित है, उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, तो मौजूदा फैसले के बाद, 3 तलाक के खात्मे के बाद, क्या आपको लगता है कि इस बारे में विचार नहीं किया गया या सरकार ने सोचा नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सामाजिक नासूर था, और जो है तलाक लेना, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला नहीं रहना चाहती है उस व्यक्ति के साथ जो उसको मारपीट करे या उत्पीड़न करे या किसी भी तरीके से उसको सेफ नहीं लगता हो, तो मुझे लगता है कि ये तो एक सोशल सिक्योरिटी दी है प्रधानमंत्री ने 3 तलाक दे करके। मगर जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ये चिंतन है कि इसके बाद जो है उनके जीवन का क्या, तो मुझे लगता है कि महिला आयोग जो है इसका विवरण ले और इसमें जो है स्कीमें बने कि भाई कम से कम जो महिलाएं जिनका तलाक हो गया है, चाहे वो अब 3 तलाक की बात हम कर रहे हैं क्योंकि वी आर बिकमिंग नाउ स्पेसिफिक टुवर्ड्स इस्लाम, कि क्योंकि तलाक शब्द जो है इस्लाम में ही इस्तेमाल होता है, तो और भी डिवोर्सीज हैं, हिंदूज में भी बहुत सारे हैं कि भाई वो भी जो है उनका तलाक हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि एक मतलब ये ओवरऑल विषय है, कोई भी एक ऐसी महिला जिसका तलाक हो जाए, उसके सामने सोशल सिक्योरिटी का प्रश्न हो या बच्चों की जिम्मेदारी हो या आगे का कोई रोजगार ना हो, तो ये इन टोटलिटी पूरे समाज के लिए प्रश्न है, ना सिर्फ ट्रिपल तलाक बल्कि ऐसे भी कोई महिला ये पूरे मुश्किल में है, महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। दीप्ति रावत, क्या महिलाओं के लिए किया है सरकार ने? सिर्फ ट्रिपल तलाक ही नहीं, ओवरऑल, क्योंकि अब तो इसका दायरा और बढ़ गया कि कोई महिला यदि मुसीबत में है, भविष्य का संकट है, तो महिलाओं के लिए क्या योजना है सरकार की? आस्था जी, एक सवाल मैं भी पूछ लूं, अगर आप कहें तो? जी बिल्कुल, दीप्ति जी उसका जवाब भी साथ में दे बात का जवाब देना चाहूंगी कि वो देखिए, वही मैं उसका पहले उत्तर देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के बाद क्या योजना है। मैं सवाल पूछ लूं मोदी जी की, जिस तरीके से वो बिल लेके आए, तो मैं पहले एक बार जवाब दे दूं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ट्रिपल तलाक जिस तरीके से देकर एक महिला को असहाय कर दिया जाता था, किसी भी वक्त आपको अगर लगे तो, आपने फोन पर भी कई ऐसे हमारे पास केसेस आए, हमने सुने हैं, देखे हैं सब लोगों ने, कि फोन पर भी 3 बार तलाक कह दिया तो तलाक हो गया। इस तरीके के जो केसेस हैं वो वॉइड हैं, वो इलीगल हैं, 3 साल की आपको उस पर कैद है, और अगर आपके उनके बच्चे हैं अगर उस महिला से, तो आपको उनको भी उनकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसका आपको खर्चा झेलना पड़ेगा। ये मोदी सरकार लेके आई है, मेंटेनेंस तो जो ये है वो सिक्योरिटी है, बच्चों के लिए सरकार ने बंदोबस्त किया है, सरकार ने ये प्रावधान किया है। ठीक है, एक सवाल यहाँ आराधना मिश्रा पूछना चाह रही थी, छोटा सा। जी आराधना जी, आप सवाल पूछिए, फिर दीप्ति जी इन टोटलिटी पूरा जवाब एक साथ देंगी। आस्था जी, दीप्ति जी ने एक इसके पहले, क्योंकि एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के और मजदूर, प्रवासी मजदूरों को लेकर के, तो मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ जो उन्होंने खुद कहा, उठाया। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव्स किए गए और
निवेश के लिए गुजरात मॉडल का उल्लेख उन्होंने किया कि और राज्यों में किया गया। उत्तर प्रदेश में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है और 3 साल बीत गए सरकार के, अभी तक एक भी पैसे का निवेश नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, नंबर 1। और उसको छोड़ दीजिए, जितना पैसा इन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में खर्च किया गया था, इनके आयोजन में खर्च किया गया, तो उतना पैसा भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं आया है। दूसरा, उन्होंने कहा प्रवासी मजदूरों का जो गणना होनी चाहिए, मेरी साथी अपर्णा जी ने भी कहा कि उनकी गणना होनी चाहिए, मैं भी मानती हूँ होनी चाहिए, पर आज त्वरित, और आप मेरी बात से सहमत होंगे आस्था जी, आज ये मजदूर जो गांव में पहुंचा है, अपने आज उसके पास रोजगार नहीं है, क्या सरकार 7,500 रुपए इन आराधना जी, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं कि 7,500 रुपए फौरन इन गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। अपर्णा यादव, लेकिन सरकार ये कह रही है कि उनको स्वावलंबी बनाना जरूरी है, कोई भी रकम ट्रांसफर की जाती है वो आज नहीं तो कल खत्म होगी, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये फौरी राहत हो सकती है, सॉल्यूशन नहीं है। हम तो सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं। आप इससे कहां तक इत्तेफाक रखती हैं? आराधना जी, उनको जवाब देने दीजिए। अपर्णा जी, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि लास्ट रिएक्शन अब मुझे आप सभी से लेना है, तो आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखती हैं? मैं आपसे, जी देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे फिर दोहरा रही हूँ कि श्रमिकों के लिए जो सेस कलेक्ट किया जाता है हर पार्टी से कि लेबर सेस दीजिए, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट होता है, जब भी कुछ इस तरीके की चीज होती है, तो लेबर सेस हटाना चाहिए। आपका कहना है लेबर सेस हटाना चाहिए जिससे राहत मिलेगी। छोटा सा रिएक्शन जाते जाते दीप्ति रावत से, और जो कलेक्ट कर लिया जी, सुनिए मुझे एक जल्दी से बात पूरी कीजिए क्योंकि लास्ट रिएक्शन दीप्ति रावत से 4,000 करोड़ रुपए अभी यूपी सरकार के पास है। हाँ जी ठीक है, दीप्ति रावत, लास्ट रिएक्शन आपका, रोजगार का 4,000 करोड़ रुपए का इनको देना तो चाहिए। देखिए यूपी का जहाँ तक बात है, मैं आपसे कहूँ कि जो मेरी जो जानकारी में है वो लगभग 4.25 लाख करोड़ के उनके पास इन्वेस्टर्स आए हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज में हो रहा है, वहाँ पर टूरिज्म में हो रहा है और अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में हो रहा है। ऐसे ही उत्तराखंड में कई हजार करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये बिना हम पूरी एक इन्फॉर्मेशन लिए कि किस प्रदेश में कितना इन्फॉर्मेशन है, हम ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस प्रकार से जो बहुत 70 सालों से पेंडिंग चीज़ें थी, जो कई समय पहले सरकारों को करनी चाहिए थी, बतौर उपलब्धि उनको सामने रखती रही है। जनता पार्टी मतलब और 70 सालों से जो नहीं हुआ, दीप्ति रावत, वो आप कह रहे 70 सालों से नहीं हुआ। ऐसे जोखिम भरे, रिस्क भरे फैसले जाति धर्म से ऊपर उठकर और सबसे बड़ी बात वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर मोदी सरकार ने लिए हैं और अब इसको जन जन तक पहुंचाने की बारी है क्योंकि 6 साल पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के। पर जनता यही उम्मीद करती है कि मौजूदा जिस कोरोना त्रासदी से हम गुजर रहे हैं, इसके मारे हुए बेरोजगार, श्रमिक, मजदूर, मजलूम जो हैं, उनका भविष्य भी जल्द से जल्द सुरक्षित हो और सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर इसके लिए कदम उठाएं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, आप देखते रहिए एबीपी गंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी